अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है ज़ीरो इनपुट रिस्पांस का, जो कि सिग्नल एनालिसिस से डिफरेंट टॉपिक है। जो ज़ीरो इनपुट रिस्पांस है वो हम मालूम करेंगे किसी भी सिस्टम का कि अभी जो इससे पहले जो हमने काम किया है और जो समझा है वो सब का सब सिग्नल एनालिसिस का काम किया है। अब जो बारी है वो अब हम आ गए हैं स्विच करके सिस्टम के ऊपर। और जो लास्ट वीडियो उसके अंदर हमने LTI सिस्टम मालूम किया था, लीनियर टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट, ठीक है। तो सब की सब चीज़ें सिस्टम के बारे में था। तो अब यहाँ पर हमने सिस्टम के कुछ सवाल को देखना है ताकि कुछ एनालाइज कर सकें हम। तो जो पहला सवाल है वो पहला सवाल ये है कि एनालाइज द फर्स्ट ऑर्डर RC सर्किट, के एनालाइज करना है फर्स्ट ऑर्डर RC सर्किट को फॉर ज़ीरो इनपुट रिस्पांस। अभी ज़ीरो इनपुट रिस्पांस क्या होता है ये अभी वीडियो के स्टार्टिंग में देख लेंगे। इन टर्म ऑफ VC द पैरामीटर R की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज़ 5 वोल्ट, ठीक है। और जो इनिशियल वोल्टेज है VC ऑफ ज़ीरो वो क्या है, 5 वोल्ट है कैपेसिटर का। अब करना क्या है, सिंपल, आपको पता है। अब डायग्राम आपके पास आई कि नहीं गिवन। अब आपको बनाना किस तरीके से, अब इसने यहाँ पर कह दिया है मुझे कि आपके पास क्या है, सीरीज़ RC सर्किट है। अगर सीरीज़ RC सर्किट मुझे बनाना होगा तो मैं किस तरीके से बनाऊँगा। तो मैं सीरीज़ अगर RC सर्किट बनाऊँगा तो सबसे पहले तो मैं एक रजिस्टर ले लूँगा, एक रजिस्टर ले लिया और साथ में मैंने एक कैपेसिटर ले लिया। इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ बैटरी वगैरह कनेक्ट होगी, प्लस माइनस मैंने बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक सीरीज़ RC सर्किट बना दिया। अगर यही चीज़ आपको बोल दी जाए कि सीरीज़ RLC सर्किट बनाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज़ RLC बल्कि बनाना है तो यहाँ पर एक इंडक्टर भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर एक रजिस्टर आ गया, इसके बाद फिर ये इंडक्टर आ गया और फिर कैपेसिटर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी आ जाएगी। तो ये मैं बिल्कुल करीब हो गया इसके। तो इस तरीके से RLC का आपके पास एक ब्रांच बन जाएगी, RLC, ठीक है। और ये R आ गया और ये आपके पास आ गया C। तो इस तरीके से आपने लिखना है। अब इसके बाद आपने सर्किट ड्रॉ कर लिया, इसके बाद आपको सिंपल एक इक्वेशन लिखनी है, KVL इक्वेशन। तो वो किस तरीके से लिखेंगे, एक स्टेप यहाँ पर समझे डायरेक्ट कर दिया है। तो आप उसको करने के लिए क्या कर सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन मैंने यूँ ले ली है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइड से इंटर हो रहा है, तो माइनस ऑफ x(t) प्लस यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होगा वो इसको मैं नाम दे देता हूँ VR का, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होगा प्लस साइड से एंटर हो रहा है ये, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइड ये होती है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है और हल्का सा जो कर्व होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये प्लस माइनस है नीचे वाला, तो प्लस से एंटर हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस VC इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने सबसे पहले तो ये लाइन लिखनी थी जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, तो आप लोग ऐड कर लें इसको। एंड देन इसके बाद मैंने क्या किया, V था, V के अंदर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I, जो कि मैंने नाम दे दिया है यहाँ पर। तो मैंने इसको सिंपल ओपन कर दिया है, I(t) इंटू R, ठीक है। और जो यहाँ पर Y(t) था, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर मैं इसको साइड में लेके दिखाऊँ आपको, अगर मुझे ये मेरा अगर इनपुट है, ये वाली साइड मेरी इनपुट है, तो आउटपुट मुझे कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, जो कि मेरी लास्ट ब्रांच होगी। अगर मैं इसको सीरीज़ में भी बना देता, लेट सपोज मैं अभी RC सर्किट बना रहा हूँ, मेरा जो भी वोल्टेज होगा वो एक क्या कहलाएगा, एंड पॉइंट जो होंगे। अगर मैं कह दूं कि मेरा ये वाला पॉइंट क्या होगा, जो भी वोल्टेज यहाँ पर अकर होगा वो मेरे लोड के ऊपर अकर होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ अगर कोई लोड की ब्रांच यूँ निकल रही हो, क्योंकि लोड हमारे पास किस तरह कनेक्ट होते हैं, पैरेलल के अंदर। तो ये मैंने बनाया ही इस तरीके से ताकि हम यहाँ पर सिंपल एक लोड की वायर यहाँ से निकाल सकें। और लोड को हम कहते हैं क्या है सिस्टम के अंदर, Y(t), लोड को हम कहते हैं Y(t), और जो इनपुट होगा हम उसको कहते हैं X(t), जो कि ये सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो भी लोड होगा उसको हम कहेंगे Y(t). तो मैंने जब यहाँ पर क्या लिखा है, सिंपल Y(t) लिखा है। इसके बाद अगर आप देखें फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ x(t) इंटू RC dV/dt। अब ये कैसे आ गया, अब आपको सिस्टम के अंदर एक चीज़ याद रखनी है,
जो सिस्टम के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपके पास कर रहा है कैपेसिटर का करंट, जो कि मैं नीचे की तरफ लिखता हूँ यहाँ पर IC, इसको आप चाहें तो इस तरह लिख लें, IC इज इक्वल्स टू, या सिंपल I बोल दें आप यहाँ पर, I इज इक्वल्स टू dV/dt, और यहाँ पर ब्रैकेट में स्मॉल t डाल दें। ठीक है, अब ये क्या है, कैपेसिटर का करंट था और ये उसकी इक्वेशन थी, और यहाँ पर C रह गया है, तो C dV/dt। ठीक है, तो मैंने क्या किया, I ऑफ t की जगह क्या पुट कर दिया है, ये वाली इक्वेशन पुट की है C। जहाँ भी करंट आएगा आपको हमेशा हर बार यही इक्वेशन को प्लेस करना है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी करंट आए आपको हर बार यही इक्वेशन को प्लेस करना होगा I ऑफ t की जगह। तो I ऑफ t इज इक्वल्स टू C dV/dt, और R इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और Y ऑफ t क्या था मेरे पास, अगर मैं Y ऑफ t को सिंपल क्या कह सकता हूँ, कैपेसिटर का वोल्टेज कह सकता हूँ जो मेरे पास V ऑफ C है, मैं इसको ये भी कह सकता हूँ। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि V ऑफ C और Y ऑफ t आपस में क्या है, रिलेटेबल हैं और ये बराबर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब जब भी मुझे फर्स्ट ऑर्डर RC सर्किट बनाना होगा तो मुझे यहाँ पर जो भी पहला डेरिवेटिव है उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए। जब भी मुझे पहला डेरिवेटिव बनाना होगा तो उसके साथ मुझे कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए, तो मैं RC को यहाँ पर क्या करवाऊँगा, रिमूव करवाऊँगा। तो रिमूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे RC से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो मैंने जब RC से डिवाइड करवाया तो ये क्या हो गया, R/C से C कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल बच गया dV/dt। ठीक है, और साथ में अब ये क्या है, V ऑफ t था, V ऑफ t को जिस तरह मैंने अभी बताया आपको कि ये V ऑफ C भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करवाऊँगा RC से तो डिवाइड में आ गया RC, और ये माइनस था इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा x ऑफ t, और इसके नीचे भी कुछ नहीं था, तो जब डिवाइड करवाया मैंने RC से तो इसके नीचे क्या आ गया, RC आ गया। अब ये करने के बाद सिंपल हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं D को, जो भी आपके पास डेरिवेटिव होगा हम उसको रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल D से, जो कि शो कर रहा है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ V ऑफ t प्लस 1/RC V ऑफ t प्लस 1/RC x ऑफ t, ये कर लिया। अब यहाँ पर कॉमन आ रहा है x ऑफ t, Y ऑफ t, मैंने Y ऑफ t कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया, D प्लस 1/RC इज इक्वल्स टू 1/RC x ऑफ t। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि लैग के अंदर हमने पढ़ी है, तो वो क्या लिखते हैं, जो भी आपके पास डेरिवेटिव वाली टर्म होती थी हम उसको इन टर्म ऑफ लैम्डा लिखते थे। और फॉर जीरो इनपुट रिस्पांस, जीरो इनपुट रिस्पांस का मतलब होता है कि वहाँ पर आपके पास कोई भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगी। तो आपका जो RC सर्किट है वो कुछ इस तरीके का फिर बन जाएगा, जैसे कि हम CA के अंदर भी पढ़ा है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जब लोड कनेक्ट ना हो टाइम ज़ीरो से पहले, जब टाइम लेस देन ज़ीरो होता था तो वहाँ पर हम सोर्स को क्या करते थे, डिस्कनेक्ट करते थे। तो ये समझे एक तरह ज़ीरो इनपुट रिस्पांस इसी का ही नाम है। ठीक है, तो जब आपका जो इक्वेशन है अगर आप इसको इसके मुताबिक अगर लिखेंगे केवल की इक्वेशन, तो आपके पास x ऑफ t वहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये वाली टर्म आ जाएगी, डेवलप हो गया। लेकिन हमने ये लिखी इस तरह है क्योंकि हमें आगे इसका काम भी आएगा जब हम ज़ीरो स्टेट रिस्पांस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इक्वेशन डेवलप करवाने का मकसद यही है कि स्टार्टिंग से ही हमें चीज़ें आ जाए। तो जब ज़ीरो इनपुट रिस्पांस के लिए x ऑफ t क्या होगा, ज़ीरो होगा, और जो भी डेरिवेटिव वाली टर्म है हम उसको पिक करेंगे। तो D जहाँ जहाँ D होगा वहाँ लैम्डा लगा देंगे, और एक लाइन और लिखनी चाहिए थी जो कि नहीं लिखी है, लैम्डा प्लस 1/RC इज इक्वल्स टू 0, और ये जो प्लस था वहाँ जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/RC। R की वैल्यू थी 300 और C की वैल्यू थी 0.5। तो करके देख लेते हैं कि ये आंसर आता है नहीं आता। 1/300 इंटू 0.5, तो 0.666 एक्सपेंशन -3। मैंने माइनस साइन यूज़ नहीं किया तो हम डायरेक्ट वहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर एक चीज़ है, जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1 आए, ठीक है, मीन्स कि एक ही लैम्डा की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि जो भी यूनिक जो आपके पास लैम्डा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट कहलाता है आपके पास। ठीक है, इसकी एक जनरल फॉर्म है, जब डिस्टिंक्ट रूट्स आपके पास आएंगे ना, जब अलग अलग रूट्स आएंगे तो आपके पास एक जनरल फॉर्म होता है, V ऑफ C कह दें या Y ऑफ t कह दें, जो कि अभी हमने Y ऑफ t को डिस्कस कर लिया कि ये बराबर ही होते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर है, C
सी, जितने आपके पास लैम्डा आएंगे आपने बस उतनी मरतबा कांस्टेंट लिखना है सी, और ई की पावर सिंपल लैम्डा टी। बस आपके पास एक ये फॉर्म है जो कि आपको याद रखनी है। अब ये काम आपने कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ पुट करना है वी ऑफ टी इज इक्वल टू सी ई की पावर लैम्डा की वैल्यू क्या थी -6.66 एक्सपोनेंशियल -3 इंटू टी, ये आपने पुट किया। अब आपके पास आ गई इनिशियल कंडीशन, जिस तरह आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वैल्यूज निकाली थी कांस्टेंट की वैल्यू, देन इसके बाद पुट करनी थी। अब इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं उसके अंदर क्या थी। तो इनिशियल कंडीशन में अगर मैं जाऊं तो इनिशियल कंडीशन मेरे पास कुछ ये दे रहा है कि जो इनिशियल वोल्टेज है वो क्या है 5 है। तो इसका मतलब सभी को मालूम है कि जब यूँ लिखा हुआ होगा v ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, कि जो t की वैल्यू है वो 0 है और ये v की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैंने यहाँ पर t को 0 पुट किया, यहाँ पर जब t को 0 पुट करूँगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विच विल इक्वल टू 0, तो e की पावर 0 1 हो गई, और v ऑफ 0 क्या था 5, तो 5 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू 5 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब इक्वेशन के अंदर मैंने पुट करना है, तो v ऑफ t इज इक्वल टू 5 c। अब क्योंकि c यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है तो इसको मुझे रिमूव करना है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ऐड नहीं होगा, ये मिस्टेक है। 5 e की पावर -6.66 एक्सपोनेंशियल -3t, ये आपका एक डिज़ायर्ड आंसर है जो कि आपको मिल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अब दूसरा सवाल देख लेते हैं ताकि जो डिस्टिंक्ट रूट वाली कहानी है समझ में आ जाए। देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कॉम्प्लेक्स और जो रिपीटेड रूट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर एन LTIC सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। सिस्टम हो गया आपके पास डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, दी आपके पास इक्वेशन इस बार डायरेक्ट गिवन है तो आपको कुछ करना नहीं है। जब इक्वेशन डायरेक्ट गिवन होगी तो आपको सर्किट बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। और y ऑफ टी दे दिया है और यहाँ पर भी आपको राइट हैंड साइड के ऊपर वैल्यूज दे दी हैं, इनिशियल कंडीशन दे दी हैं आपको y ऑफ 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ y। तो ये आपके पास अब हम कह सकते हैं जब भी आपके पास इनिशियल कंडीशन कितनी हो, 2 इनिशियल कंडीशन और सेकेंड इनिशियल कंडीशन के ऊपर जब डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट कितने आने वाले हैं, 2 कांस्टेंट आने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। और फिर क्या करना है, फाइंड 0 इनपुट रिस्पॉन्स फॉर ऑल 3 वैल्यूज़ ऑफ k। तो अभी हम जो k की वैल्यू पे काम कर रहे हैं वो k इज इक्वल टू 3 है। देन नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम k इज इक्वल टू 4 एंड 40 के लिए वर्क करेंगे या कुछ दूसरा सवाल को देख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सवाल की तरफ से। सवाल मैंने सबसे पहले उतार लिया यही जो कि मुझे गिवन था। सबसे पहले मुझे क्या लिखना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए तरीका क्या है, जहाँ जहाँ डेरिवेटिव है वहाँ आपको क्या करना है, सिंपल लैम्डा की वैल्यूज पुट करनी है। और जब हम 0 इनपुट रिस्पांस मालूम करते हैं तो वहाँ पर हम x ऑफ t को क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, जो कि हम देख चुके हैं। जब यहाँ पर 0 रखूँगा तो ये जिसके साथ भी लिखा हुआ है वो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मेरे पास इन शॉर्ट ये वाली टर्म बचेगी। तो यहाँ पर क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर काफ़ी आसान है, 3 लैम्डा प्लस लैम्डा, इनको प्लस करूँगा तो 4 लैम्डा बनेगा, अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 बनेगा मेरे पास। ये हो गया मेरे पास। तो मैंने फैक्टर बना लिए हैं यहाँ पर। फैक्टर्स के बाद मैंने यहाँ पे 2 रूट्स निकाल लिए हैं और मैंने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज़ भी आसान कर दी, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। तो जब मेरे पास डिफरेंट रूट्स बनेंगे, आप यहाँ पे देख लें डिस्टिंक्ट रूट बन रहे हैं आपके पास यहाँ पर 3 -3 और -1। ये रिपीटेड रूट नहीं है। रिपीटेड रूट के अंदर लेट्स सपोज कि 2 आ जाए या 5 आ जाए, दोनों लैम्डा में 5 5 आ जाए तो ये रिपीटेड रूट में चले जाएगा। तो ये अभी डिस्टिंक्ट रूट में आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही वाली इक्वेशन लिखनी है। अब जब वहाँ पर मुझे y ऑफ टी की विन x ऑफ टी की विन था, x ऑफ टी कह रहा हूँ, v ऑफ टी। अब यहाँ पर मुझे इस तरह का कुछ भी गिवन नहीं था तो मैंने यहाँ पर सिंपल y ऑफ टी का नाम दे दिया। और जितने आपके पास कांस्टेंट होंगे आपने उतनी बार ही इसकी इक्वेशन लिखनी। कैसे, अब 2 आपके पास कांस्टेंट आ रहे हैं तो आपने इसको c1 का नाम दे दिया, e की पावर लैम्डा 1t, आपने इसको इस तरीके से नाम दे दिया, एंड देन प्लस c2 e की पावर लैम्डा 2t, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी डिस्टिंक्ट रूट आएंगे आपने इसको इस तरीके से लिखते जाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो
अब देखते हैं आगे। अब आपने ये लिख लिया, C1 आपने ऐसे लिखा और λ1 आपने किसका नाम दिया था, -3 को, तो -3 आपने लिखा -3t प्लस C2 e की पावर λ2 क्या था -1, तो आपने यहाँ पे ये लिख लिया। अब आपको इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है, सिंपल। तो y(0), तो मैंने यहाँ पे पहले पुट कर दिया टाइम इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पर मैं 0 रखूँगा, प्लेस करूँगा, जब यहाँ पर 0 प्लेस करूँगा तो e की पावर 0, यहाँ पर भी e की पावर 0, तो जो कि बराबर हो जाएगी 1 के। और y(0) किसके बराबर था, 3 के। तो ऊपर एक नज़र देख भी लेते हैं। तो y(0) किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। और जो डेरिवेटिव है वो -7 के बराबर है। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ गई है वो क्या आ गई है, 3 = C1 + C2, ये आ गई है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपके पास जो इनिशियल कंडीशन थी वो किस में गिवन थी, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, y'(0) = -7। ये डेरिवेटिव, ये डिफ्रेंशिएट हुई थी। तो अगर किसी को याद नहीं आ रहा स्टेप, तो वो क्या करें, इनिशियल कंडीशन को देखे और उसके मुताबिक अपना काम, स्टेप को परफॉर्म कर ले। जब आपके पास यहाँ पर डेरिवेटिव लिया गया है तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसी इक्वेशन को जो कि आपने ड्राइव की थी। इक्वेशन ए का मैंने जो नाम दिया था, इसको आप क्या कर दें, डेरिवेट कर दें। तो y(t) और साथ में प्राइम आ जाएगा = ये माइनस यहाँ पर था तो माइनस नीचे आ जाएगा, -3 C1 e की पावर -3, और फिर माइनस यहाँ पर था तो ये माइनस यहाँ पर है, सॉरी मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया है। तो जो -1 मैंने जब नीचे लिया तो प्लस था पहले, तो प्लस माइनस माइनस C2 e की पावर -3। अब आपने यहाँ पर t की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। 0 की वैल्यू 0 पुट किया, यहाँ पे भी 0 पुट किया, आपके पास ये बन गया -7 और -3 C1 -C2। तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई है। अब एक इक्वेशन नंबर 2 था जिसको हमने नाम दिया था, अब उसको मैंने किस तरह ड्राइव किया है, C1 का मैंने यहीं रखा और 3 C2 कर दिया, तो उससे मुझे एक इक्वेशन ये मिल गई है। अब मैंने क्या करना है, C1 की जगह यहाँ पर मैंने इसको पुट करना है। तो -7 = -3, अगर समझना है तो मैं एक स्टेप कर देता हूँ यहाँ पर, -7 = -3, 3 C2 -C2, ठीक है। मैंने यहाँ पर C1 की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो प्लस माइनस माइनस 3 3 9 -9 माइनस माइनस प्लस 3 C2 -C2 बन गया आपके पास। अब ये यहाँ पर आपके पास क्या है, -9 है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल बचेगा 2। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो C2 आपके पास आ गया 1। अब जब आपके पास C2 1 आ गया तो आप इस इक्वेशन के अंदर जाके पुट कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो C1 = 3 - 1, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 2 आ गई है। तो आपके पास दोनों जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ए के अंदर इसको पुटअप करना है। तो C1 की जगह आप क्या रखेंगे, 2 e की पावर -3t प्लस C1 की वैल्यू क्या है 1, तो हमने यहाँ पे शो नहीं किया, तो C2 e की पावर -t। तो बस आपको एक ये रिक्वायर्ड आंसर है जो कि आपने डिस्टिंक्ट रूट ऑफ इक्वेशन के लिए फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिपीटेड रूट और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ के लिए हम इसको देखेंगे सवाल। देन इसके बाद ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स की तरफ चले जाएंगे एंड देन टोटल रिस्पॉन्स की तरफ।